स्टूडेंट्स, पैरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। और हिमाचल प्रदेश के वेटनरी फार्मासिस्ट एग्जाम के 2022 के एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पेपर है, एग्जाम पेपर है, ज़्यादा टफ नहीं है। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान के विषयों से संबंधित है, जिसमें 118 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे 118। और वेटनरी फार्मासिस्ट जो भर्ती है हिमाचल प्रदेश की, वो राजस्थान के एलएसए, मध्य प्रदेश की एवीएफओ, हरियाणा की जो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर, या फिर अ, दिल्ली की एलआई की जो एग्ज़ाम होती है, इनके समकक्ष ही होती है। अर्थात डिप्लोमा कोर्स के बाद ही ये एग्ज़ाम लगती है। तो एक तरह से ये जो राजस्थान में एएचडीपी डिप्लोमा होता है, उसी के समकक्ष परीक्षा होती है। तो हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए हम और ज़रूरी नहीं है, सभी स्टेट्स के लिए ये पेपर जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं ये बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्ट्स वो लगभग समान ही है। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन इज पीसीवी। व्हाट इज पीसीवी? पीसीवी, पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम। और ये पीसीवी जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो ब्लड के टेस्ट में किया जाता है, और ब्लड में भी किसके लिए? आरबीसी के लिए। आपको पता होगा, जो ब्लड है इसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% होती है ब्लड कॉर्पसल्स, यानी रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं? जिनको हम ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, 45%। और उसमें से भी कुल रक्त कणिकाओं में जो 32% आयतन बनाती है, वो बनाती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल, यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है, वो कुल रक्त कणिकाओं का 32% आयतन घेरती हैं। पैक्ड सेल वॉल्यूम का मतलब होता है, जो आरबीसी है, इनका वॉल्यूम, कुल वॉल्यूम पीसीवी से इसी का मतलब निकलता है कि कुल जो आरबीसी है उनका वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल किसका एक उदाहरण है? अब आपको पता होना चाहिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड किसका रासायनिक नाम है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। एस्प्रिन। एस्प्रिन एक दर्द निवारक के रूप में दिया जाने वाला एक रसायन है, एक केमिकल है, एक टेबलेट आती है एस्प्रिन की। एस्प्रिन कहाँ कहाँ दिया जाता है? देखिए, एक तो ये एनाल्जेसिक के रूप में दिया जाता है, यानी दर्द निवारक। ये एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम करता है, यानी सूजन को भी रोकता है, सूजन रोधी। और ये एंटी पायरेटिक का भी काम करता है, एंटी पायरेटिक, यानी ये बुखार को भी रोकता है। बुखार को रोकता है यानी एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करना, एनाल्जेसिक यानी दर्द को कम करना। अब ये तीनों गुण आपको पता होगा, जब हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि ये तीनों गुण जो है ज्यादातर एनएसएआईडी के अंदर उपलब्ध होते हैं, यानी एनएसएआईडी। एनएसएआईडी का मतलब होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एनएसएआईडी के उदाहरण जैसे आपको बताऊं, आपको मेलॉक्सिकेम। मेलॉक्सिकेम सुना होगा आपने। मेलॉक्सिकेम है, आइबुप्रोफेन है, आइबुप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, नीमोस्लाइड है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है। ये सारे क्या हैं? एनएसएआईडी है। और ये एनएसएआईडी के ये तीन प्रभाव होते हैं, दर्द और बुखार और सूजन, तीनों के
तीनों प्रभाव NSAID के होते हैं। NSAID का ही एक एग्जाम्पल क्या है, एस्प्रिन। अब ये एस्प्रिन के बारे में क्या खास बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो ये हमारे वेटनरी के हिसाब से कैट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कैट्स में ये नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एस्प्रिन क्या करती है, गैस्ट्रिक अल्सर करती है। गैस्ट्रिक अल्सर, जब भूखे पेट एस्प्रिन ले ली जाती है तो पेट में छाले या अल्सर कर देती है, जो म्यूकोजा है उसको गला देती है, क्योंकि एसिड तो है, एसिडिटी तो करती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी करती है, तो उस वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर आमाशय के अल्सर प्रोड्यूस करती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए, यानी कैट्स में नहीं देते, गैस्ट्रिक अल्सर करती है, ह्यूमन में भी ये गैस्ट्रिक अल्सर करती है। अब ये कब दी जाती है, एक तो ये दर्द निवारक के रूप में, और कभी-कभी जो हर्ट वाली अटैक वाली सिचुएशन होती हैं, वहाँ पर ये वेज़ोडाइलेटर का भी काम करती है, वहाँ पर ये ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। यानी हृदय संबंधी अचानक जैसे एंजाइना या हार्ट अटैक की संभावना है, तो उसमें भी एस्पिरिन फ़ायदा करती है। तो प्रश्न हम देखें, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर इजीली हो गया, ये एनाल्जेसिक का उदाहरण है। एंटी हिस्टामिनिक क्या होते हैं, जो हिस्टामिन के प्रभाव को रोकते हैं, जैसे सीपीएम है, फेनिरामाइन मेलेट है, प्रोमेथाजिन है, ये तो एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स आप जानते हो, पेनिसिलिन होता है, सेफ्ट्रियाक्सोन होता है। एनेस्थेटिक आप जानती हो, कीटामिन होता है, टिलाटामाइन होता है, इस तरह से। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी एस्प्रिन हो गया उदाहरण किसका, एनाल्जेसिक का। एस्प्रिन जो है टैबलेट बनाने की जो विधि है, आपको हालांकि इसका इतना ध्यान रखना है, सबसे इजी बनाने की विधि होती है इसको, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डिप्लोमा के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर फार्माकोलॉजी में इसको बनाने की प्रक्रिया को सीखते भी है, टैबलेट बनाने की। वो टैबलेट वाली मशीन भी होती है। और केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है इसमें, आपको पता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है। तो जो एसिटाइल समूह है इस तरह का, ये वाला समूह जुड़ना चाहिए किसके साथ, सैलिसिलिक एसिड के साथ। अब सैलिसिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, इस तरह से ये वाला जो फॉर्मूला होता है, COOH और ये OH, ये सैलिसिलिक एसिड होता है। अब इसमें एसिटाइल समूह जोड़ दो, ये वाला समूह। ये वाला समूह कहाँ से आता है, ये आता है एसिटिक एनहाइड्राइड से, और एसिटिक एनहाइड्राइड से ये वाला समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड से ये बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ऑक्सीक्लोजेनाइड क्या है, ऑक्सीक्लोजेनाइड। तो देखिए सिंपल सी बात है, ऑक्सीक्लोजेनाइड एक डीवर्मिंग के लिए या कृमियों को मारने के लिए दी जाने वाली औषधि है, ये एक डीवर्मर है। तो इसमें हम डीवर्मर को ढूंढें तो ये वाला है, एंथेलमेंटिक है, यानी हेलमिंथ जो कृमि होते हैं उनको ये मारती है ऑक्सीक्लोजेनाइड जो औषधि है वो। और मेनली ये किसके लिए दी जाती है, ये लिवर फ्लूक्स के लिए दी जाती है, लिवर फ्लूक्स यानी फेसियोला के लिए, फेसियोला जो हिपेटिका होता है उसके लिए दी जाती है। फेसियोला हिपेटिका सबसे ज़्यादा भीड़ को प्रभावित करता है, ये पाइप स्टेम लीवर पैदा कर देता है, पाइप रॉट लीवर भी बोलते हैं जिसको। और भेड़ों के जो गले के अंदर बोतल जैसी लटकती हुई सूजन हो जाती है, जिसको हम बोटल या कंडीशन बोलते हैं। और जो फेसियोला होता है इसका इन्फेस्टेशन जो होता है ये घोंघे से होता है, स्नेल से। जो वेटलैंड्स होती हैं, यानी नीचे नम भूमियाँ होती हैं जहाँ पर तालाब वगैरह या गड्ढे वाली ज़मीन होती है, वहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर घोंघे और इस प्रकार के प्राणी, मोलस्कन प्राणी रहते हैं। जब भेड़ घास खाती है, चूंकि आपको पता है भेड़ क्लॉज ग्रेजर होती है, जमीन से सट करके चरती है, और इस प्रवृत्ति के कारण भेड़ के घास के साथ साथ घोंघा, जो कि इसका मध्यवर्ती पोषी होता है फेशियोला का, वो भी चला जाता है, जिससे उसके लिवर में ये देखिए इंटेस्टाइन से होती हुई ब्लड के थ्रू ये लिवर में पहुंच जाती है। और आपको पता होगा कभी कभी एक्यूट फेशियोलोसिस हो जाता है, यानी
बहुत सारे जो इसकी लार्वा अवस्था मेटासर्केरिया होती है, तो बहुत सारे लार्वल स्टेजेस को खा लेने से भेड़ के लीवर के अंदर वो लार्वल स्टेजेस क्या करती है, हिमरेज कर देती है, यानी भेड़ की तुरंत मौत हो जाती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये भेड़ में ही होता है, ये अन्य पशुओं को भी प्रभावित करता है। तो इसमें फेसियोला के केस में ऑक्सीक्लोजेनाइड दी जाती है लेवामिसोल के साथ। तो यहाँ पर आंसर हो गया एंथेल्मिंटिक। सिंपल क्वेश्चन है। पेसेरी क्या होती है? PESSARY, पेसेरी। तो पेसेरी जानने से पहले आपको पता होगा सपोजिटरी क्या होती है। सपोजिटरी क्या होती है? सपोजिटरी जो होती है वो रेक्टम में डालने के लिए होती है, यानी रेक्टम में या मलाशय में लोकल इफेक्ट पैदा करने के लिए, स्थानीय प्रभाव, स्थानीय या लोकल इफेक्ट पैदा करने के लिए दी जाने वाली शंकु आकार। कैसी आकृति है? कॉनिकल, यानी शंकु आकार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन शेप या कॉनिकल। इस प्रकार की औषधियों के रूप है, डोसेज फॉर्म्स हैं, और इन डोसेज फॉर्म्स को आप पर रेक्टल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, बाई रेक्टली या PR जिसको हम बोलते हैं, पर रेक्टम मलाशय के अंदर या गुदा के द्वारा, गुदा द्वार द्वारा इनको दे सकते हैं। अब देखिए ये इसमें क्या खासियत होती है। ये जो सपोजिटरी होती है ये एक ऑयल होता है, थियोब्रोमा ऑयल। थियोब्रोमा ऑयल इसमें बेस के रूप में डाला जाता है, और इस ऑयल की क्या खास बात होती है कि ये बॉडी टेम्परेचर पर, यानी 37 टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघल जाती है, यानी 36 से ऊपर पर ये पिघल जाती है। पिघलने के कारण वहां पर, जैसे मान लीजिए रेक्टम में कोई अल्सर्स हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर लोकल इफेक्ट पैदा करना है, तो ये सपोजिटरीज को प्रवेश कराया जाता है। तो ऑयल के कारण ये पिघल गई, इसके अंदर दवा डली रहती है जो वहां पर हमको लोकल इफेक्ट पैदा करना होता है। अब ऐसी सपोजिटरी जिनको हम वेजाइना में डालते हैं या वेजाइना के लिए जो उपयोग बनाई जाती है, उनको पेसरीज बोलते हैं, वैसे देखिए सपोजिटरीज जो है अन्य मार्गों के लिए भी बनाई जाती है, नेजल या फिर ईयर के लिए भी बनाई जाती है, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बत्तियां। तो ये सपोजिटरीज यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? देखिए पेसेरी ऐसी औषधि हैं जिसको क्या उपयोग है, तो कैसे उपयोग की जाती है? इंट्रारेक्टल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस। तो सब कट नहीं हो सकती, इंट्रामस्कुलर नहीं है, इंट्रावीनस नहीं है, इंट्रारेक्टल हो गया। अब यहाँ पर ये पेसेरी पूछ रहा है, तो पेसेरी को भी आप दे सकते हो, इंट्रारेक्टल दे सकते हो। ठीक है भाई। तो पेसेरीज भी सपोजिटरीज का ही रूप है। ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर इंट्रारेक्टल ही चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों को शांत करने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी दवा है? यानी पशुओं को ट्रैंकुलाइज करने के लिए या फिर शांत करने के लिए। ट्रैंकुलाइज करने के लिए कौन सी मेडिसिन आप काम में लोगे? एम्प्रोलियम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे एम्प्रोलियम। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये तो एंटीबायोटिक है। और क्लोरोहेक्सिडिन नहीं। जाइलाजिन आप ले सकते हो, जाइलाजिन इसमें आंसर हो गया। देखिए एक एक मेडिसिन के बारे में हम देख लें। एम्प्रोलियम क्या होती है? एम्प्रोलियम जो औषधि होती है इसका उपयोग किया जाता है मुर्गियों में, और मुर्गियों में एक बीमारी हो जाती है कॉक्सीडियोसिस। तो कॉक्सीडियोसिस कॉक्सीडियोसिस को रोकने के लिए जो कॉक्सीडिया प्रोटोजोआ है, इसे किल करने के लिए एम्प्रोलियम औषधि मुर्गियों के आहार में ही फीड एडेटिव के रूप में ही दे दी जाती है, यानी पहले ही प्री मिक्स कर दी जाती है उसको, जिससे मुर्गियों में ये आइमेरिया प्रोटोजोआ होता है, आइमेरिया टेनेला, जो कि सिकल कॉक्सीडियोसिस करता है, तो उससे सुरक्षा मिल जाती है। अगली जो औषधि दी हुई है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आपको पता है ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, और इस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जो प्राप्ति की जाती है या स्रोत होता है इसका, वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आपको साथ ही साथ में। और अगला है क्लोरोएक्सीडिन। तो क्लोरोएक्सीडिन एक प्रकार का एंटीसेप्टिक के रूप में या डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम में
लिया जाने वाला एक सॉल्यूशन है। और रही बात जाइलेजिन की, तो जाइलेजिन तो इसका आंसर हो ही गया। जाइलेजिन से सीएनएस डिप्रेस हो जाता है, पशु सेडेट हो जाता है, आराम से जो है ट्रीटमेंट में या फिर रिस्ट्रेनिंग करने में पशु को आसानी होती है। अगला है मुर्गे की प्रजाति जो अपने काले रंग के मांस के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्ट्री ब्रीड इज फेमस फॉर ब्लैक मीट? तो देखिए ब्लैक मीट के लिए कौन सी इसमें से, सिंपल क्वेश्चन है ये, कड़कनाथ। कड़कनाथ को हम काला मासी भी कहते हैं, काला मासी। और आपको पता है ये मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार यानी आदिवासी जिलों में ये पाली जाती है, वहीं इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, 1 से 1.5 किलो इसका वजन होता है, यानी बॉडी साइज जो होती है वो छोटी होती है। इसके अंडे भी काले होते हैं, ब्लड भी काला होता है, मांस भी काला होता है। और इसकी जो ये खासियत है, इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है। मीट इसका स्वादिष्ट होता है, तंत्रिका तंत्र और मिर्गी आदि रोगों में इसका मीट काम आता है। एफ्रोडाइसिक प्रकृति का होता है, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। कड़कनाथ मुर्गी का जो मीट है, यानी इसका फ्लैश, या जिसको हम वाइट मीट बोलते हैं, लेकिन ये तो ब्लैक कलर का हो गया, कड़कनाथ का हो गया। और ये अधिकता जो होती है इसकी ब्लैकनिंग के का जो कारण है वो मिलेनिन पिगमेंट की अधिकता के कारण है। कड़कनाथ का पालन आजकल पूरे देश में ही किया जाने लगा है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता, औषधीय उपयोग है इसका, मेडिसिनल यूज है इसका। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे का वजन कितना होता है? तो आइडियल वेट, मानक वजन कितना है मुर्गी के अंडे का? तो देखिए वास्तव में जो एक एग होता है लगभग 58 ग्राम का होता है एवरेज। एवरेज तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ 55 आ रहा है, ये आंसर सही जाएगा। अब देखिए जो अंडे बड़े होते हैं, जो 65 ग्राम से भी बड़े होते हैं, ज्यादा वजन वाले होते हैं, उनको हम जंबो अंडे कहते हैं, जंबो एग, जंबो एग कहते हैं। तो ये हमको नॉर्मली ध्यान रखना है कि भाई पोल्ट्री जिसमें चिकन या फिर जिसको हम हैन बोलते हैं, के अंडे का वेट कितना होता है। नेक्स्ट है पोल्ट्री अंडे की उस्मायन अवधि। उस्मायन अवधि का मतलब इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो अंडों के बारे में इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब अंडा दिया, यानी जिसको हम बोलते हैं लेइंग की, मुर्गी ने लेइंग की, वहां से उस समय से लेकर के और उस अंडे में से चूजा निकलने तक का समय, और चूजा निकलने को हम बोलते हैं हैचिंग। हैचिंग यानी लेइंग से लेकर के हैचिंग तक का समय जो है वो कहलाता है क्या? इंक्यूबेशन पीरियड। इसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब ये लेइंग कर दी, क्या सभी अंडों में से चूजे निकल आते हैं? नहीं निकलते, सिर्फ और सिर्फ निषेचित अंडों में से या फर्टिलाइज एग में से चूजे निकलते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा, निषेचित अंडों में से चूजे निकलते हैं। और अंडा देने के बाद में कितने समय बाद उसमें से चूजा निकलता है या चिक निकलता है छोटा सा, तो इस समय को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और आपको पता है मुर्गी के लिए ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है 21 दिन। मुर्गी के अंडे को 21 दिन लगते हैं, बत्तख को 28 दिन लगते हैं, 28 दिन लगते हैं। और तीतर के अंडे का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 17 दिन होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका 21 डेज। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो वेटनरी की बेसिक्स है बिल्कुल। अंडा उत्पादन के लिए कौन सी पोल्ट्री प्रजाति प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्ट्री ब्रीड इज फेमस फॉर एग प्रोडक्शन? तो इनमें से हो गई व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न, आपको पता है व्हाइट लेग हॉर्न जो कि एक प्रकार की मेडिटेरियन ब्रीड है पोल्ट्री की, और ये कितने अंडे देती है? लगभग 300 eggs पर ईयर। एक साल में 300 अंडे ये दे देती है, यानी पर डे का एक एग ये दे देती है। व्हाइट लेगॉन बहुत अच्छी लेयर है, बेस्ट लेयर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बेस्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रॉयलर मुर्गे को विक्रय करने लायक वजन
वजन कितने सप्ताह में हो जाना चाहिए? तो आपको पता है ब्रॉयलर, ब्रॉयलर क्या होते हैं? वे मुर्गे जिनको किसके लिए पाला जाता है? मांस हेतु पाला जाता है, यानी मीट के पर्पज से या उसके मीट को प्राप्त करने के लिए उन्हें पाला जाता है। अब देखिए ब्रॉयलर जो है वास्तव में कितनी एज का होता है, कितना उसका वजन होना चाहिए? तो अच्छा जो ब्रॉयलर होता है वो 6 से 8 सप्ताह का माना जाता है, बेस्ट आइडियल। और इस समय इसका वजन 2 किलो तो हो ही गया हो, कम से कम है ये, कम से कम। और आपको पता है जो मीट के लिए पाले जाने वाले चूजे होते हैं उनका फटाफट वजन बढ़ना चाहिए, तब तो बेनिफिट है। तो इस प्रकार से ही इन्हें पाला जाता है कि इनका वेट फटाफट बढ़ता है। और यहाँ पर देखो सप्ताह, देखो आप, ये हो गया 4, यानी 1.5 से 2 महीने, 1.5 से 2 महीने में इतना मोटा हो जाता है। यानी अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो ब्रॉयलर का ओवरवेट हो जाता है, ब्रॉयलर फास्ट बढ़ता है, फास्ट ग्रो करता है, और जो उसका मीट है वो खाने लायक नहीं रहता। ये जो एज है ब्रॉयलर के लिए ये बेस्ट एज है, और मार्केट में लाने योग्य या काटने योग्य इसकी एज हो गई 6 से 8 सप्ताह। पिछले कोरोना में क्या हुआ था, जब बीमारी आई तो ज्यादातर मुर्गियों या अंडों के उत्पादों को खाना लोगों ने बंद कर दिया था, और ब्रॉयलर इंडस्ट्री को तो सबसे ज्यादा लॉस हुआ था। उसका कारण ये था कि लोग ब्रॉयलर्स को यूज ही नहीं कर रहे। इस वजह से ऑटोमेटिक जब ब्रॉयलर उम्र में बढ़ने लगता है तो उसका मीट जो है लीन मीट की जगह वो थोड़ा सा फाइब्रस हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता, एक तरह से यूजफुल कम हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उस कारण से वो ब्रॉयलर्स है ऑटोमेटिक उनका वेट बढ़ता है, इस गुण के कारण वो उल्टा मरने लग जाते हैं। तो ब्रॉयलर्स जो है अपने आप कुछ दिनों में इतना हैवी वेट, ओवर वेट होने से खत्म भी होने लग जाते हैं, और इनका स्टर्नम जो है वो मजबूत होने लगता है। ब्रोलर की डेफिनेशन में स्टर्नम की बात भी आती है कि भाई स्टर्नम इनकी लचीली होनी चाहिए, मीट खाने योग्य होना चाहिए, लीन मीट होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने सप्ताह में हो जाना चाहिए? तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 वीक्स ऑफ ऑफ इट्स लाइफ। एक अच्छी अंडा देने वाली जो मुर्गी है कब अंडा देना शुरू कर देती है? तो देखिए अगर हम नॉर्मली देखें, नॉर्मली यहाँ पर अच्छी की बात कर रहा है, नॉर्मली मुर्गी 20 से लेकर के 22 सप्ताह में अंडा देना शुरू कर देती है, ये बात हमको पता है। इसके बाद दूसरी बात ये है कि अ, जो अंडा देती है तो अंडे का पीक प्रोडक्शन कब होता है? लगभग 38 से लेकर के 42 सप्ताह में का पीक प्रोडक्शन होता है, यानी अंडा उत्पादन अधिकतम होता है। और 72 सप्ताह के बाद एग प्रोडक्शन क्या है, कम होने लगता है, डाउन होने लगता है। तो ये हमको बेसिक पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर थोड़ी ज्यादा अच्छी बोले तो आपको ये वीक्स को थोड़ा सा इधर घटा देना है, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर अच्छी अंडा देने वाली पूछी है तो ऑप्शंस के हिसाब से हमको अ, अच्छी अंडा देने वाली ये हो जाएगी, इससे थोड़ा सा कम, यानी 18 वीक्स, 18 वीक्स में अच्छी अंडे देने वाली मुर्गी एग लेइंग चालू कर देती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घर प्रणाली पोल्ट्री पक्षियों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में है डीप लीटर। डीप लीटर तो आप जानते होंगे, 7-8 इंच का मोटा वो जो बुरादा बिछा देते हैं, जो मूंगफली का या फिर बुरादा होता है इसका, लकड़ी का, उसको बिछा देते हैं, बिछावन बोलते हैं इसको, लिटर बोलते हैं, LITTER। और इसके ऊपर फिर मुर्गियों को इसके ऊपर पाला जाता है, इसके ऊपर रखी जाती है। स्लेट या पट्टीदार कौन सी विधि होती है? इसमें क्या है, जैसे अपने चारपाई होती है या फिर एक जाली नुमा संरचना होती है, इसके ऊपर मुर्गियों को रखा जाता है, जिससे जैसे ये जाली नुमा संरचना और इसके ऊपर ये मुर्गी रखी गई, और डीप लीटर में ये जैसे लीटर हो गया और यहाँ पर मुर्गी रखी गई यहाँ पर। तो ज्यादातर ब्रॉयलर्स को डीप लीटर में पाला जाता है, और जो लेयर्स होती हैं, जो अंडा देने वाली मुर्गियां होती हैं, उनको केज सिस्टम में पाला जाता है, यानी पिंजरे में।
क्योंकि आपको पता है लेयर मुर्गी अंडा देगी तो पिंजरे में अंडा सेफ रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी उपयुक्त नहीं है मुर्गी के लिए। तो देखिए डीप लिटर भी ठीक है, स्लेट या पट्टीदार भी ठीक है, इसमें बीट वगैरह इसके उत्सर्जी पदार्थ नीचे गिर जाते हैं। पिंजरा वाला भी, तीनों सिस्टम हमने देख लिए, इसके तीनों काम आते हैं। ये टीथ रिंग थोड़ी होती है भाई। टीथ रिंग क्या होती है? टीथ रिंग, टीथ रिंग का मतलब होता है पशुओं को रस्सी से बांध करके चराना, जिसको जैसे खूंटा, या फिर जिसको यहाँ एक इस प्रकार का पेड़ समझ लो, या फिर आप खूंटा समझ लो। यहाँ पर पशु को रस्सी की सहायता से बांध दिया। अब इस पेरीफ्री में, इस पेरीमीटर में पशु ऑटोमेटिक चरता रहेगा, रस्सी से बंधा हुआ भी रहेगा। तो उस वृत्ताकार घेरे की घास को पशु खा लेगा। जैसे मान लीजिए ये इसकी त्रिज्या हो गई, उसकी रस्सी उसकी त्रिज्या हो गई, उस त्रिज्या के परितः वृत्त बना करके पशु चर सकता है। इस विधि को बोलते हैं टीथ रिंग। टीथ रिंग का मतलब रस्सी की सहायता से, लंबी रस्सी बांध करके उसे चराया जाता है ऑटोमेटिक, वो उस एरिया को। तो रस्सी मुर्गी के नहीं बांध सकते, तो ये आंसर हो जाएगा टीथ रिंग। नेक्स्ट, यदि ब्रूडर में एक, ब्रूडर जो होता है क्या है पहले तो समझो। ब्रूडर होता है जिसमें चूजों को कृत्रिम विधि से, जैसे मान लीजिए ये चूजा है, छोटे छोटे चूजे जो होते हैं उनमें 3-4 सप्ताह तक उनके हाइपोथैलेमस में तापमान नियंत्रण का जो केंद्र होता है हाइपोथैलेमस, उसमें टेम्परेचर रेगुलेशन का सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है शुरुआत में। आपको पता है मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र होता है हाइपोथैलेमस है। तापमान, भूख, प्यास, स्नेह, ईर्ष्या, क्रोध या फिर सभी भावनात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस। अब मुर्गी के छोटे से चूजे में हाइपोथैलेमस डेवलप नहीं होता, इसलिए क्या है वो या तो वो ठंड के कारण मर जाएगा और या गर्मी से मर जाएगा। गर्मी से ज्यादातर नहीं मरते हैं, ठंड से ही मरते हैं। तो हाइपोथैलेमस के डेवलप नहीं होने के कारण उसके शरीर में उष्मा को कंट्रोल या एनर्जी प्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं रहती, या उसको पता नहीं रहता कि कब मुझे मैं ठंडा हो रहा हूँ, कब मैं गर्म हो रहा हूँ। ये उसको ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। तो देखिए ब्रूडर नाम का जो एक उपकरण होता है ब्रूडर, इस ब्रूडर के नीचे या इस ब्रूडर में रखा जाता है इन चूजों को, और कृत्रिम रूप से इन्हें क्या दी जाती है? उष्मा दी जाती है। कृत्रिम रूप से उष्मा दी जाती है, और इस विधि को हम ब्रूडिंग कहते हैं। इस क्रिया को हम ब्रूडिंग कहते हैं। कृत्रिम रूप से उष्मा देकर के इन चूजों को थोड़ा बड़ा किया जाता है, और कभी कभी मान लीजिए ये तो होगी कृत्रिम विधि। प्राकृतिक रूप से मुर्गियों को भी काम में लिया जाता है। उनको ब्रूडी हैन बोलते हैं। ब्रूडी हैन वे मुर्गियां या पक्षी जो उन चूजों को कृत्रिम रूप से अपने शरीर के आसपास बिठा करके, नीचे बिठा करके उनको उष्मा देती हैं, उनको बोलते हैं ब्रूडी हैन। तो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, देखिए ब्रूडर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इस प्रकार से लटके हुए भी होते हैं, गैस के भी होते हैं, इंफ्रारेड जो लाइट होती है उसके भी होते हैं, केरोसिन से भी चलते हैं, कोयले से भी चलते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रकार हैं। सिर्फ और सिर्फ बात हमें ये ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसी चीज जो कि चूजों को शुरुआती स्टेज में उष्मा दे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ब्रूडर कहेंगे। तो यहाँ पर ब्रूडर में चिक एक समान चलते रहते, तो ये माना जाता है कि तापमान, देखिए तापमान यहाँ पर आएगा, आंसर अनुरूप है। एक समान चलने का मतलब होता है कि ना इधर उधर भागना। अब मान लीजिए ब्रूडर में यहाँ बल्ब जल रहा है और इस बल्ब के पास ताप ज्यादा हो गया, तो तो जब उसको असहनीय ताप होता है तो चूजा इधर चला जाता है, दूर चला जाता है। और यदि मान लीजिए बाहर उधर का तापमान कम है तो चूजा इस बल्ब के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है एक समान चलना, यानी वो कंफर्ट है, कंफर्ट है तो वो ऑटोमेटिक पूरे ब्रूडर में इस तरह से सामान्य रूप से घूमता रहेगा। तो यहाँ पर उसके अनुरूप होता है तापमान, इसलिए वो नॉर्मली घूमता फिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु क्रूरता बचाओ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसमें डायरेक्ट आंसर है एनिमल क्रुएल्टी एक्ट
ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1960 में। बिल्कुल, भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है कि किसी भी पशु को बिना काम का दर्द देना, दंड देना अपराध है और इसमें व्यक्ति को कारावास भी हो सकती है जो पशुओं को बिना काम में मार रहा है, पीट रहा है या फिर पशुपालक भी जैसे किसी का खुद का पशु है उसको भी उस पर भी अत्याचार नहीं कर सकता, उसको भी बिना काम का अनवांटेड पेन नहीं दे सकता। जैसे मैं आपको बताऊं, बैलगाड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा सामान भर दिया और पशुओं के ऊपर पशुओं से चला नहीं जा रहा, असहनीय वजन, आप असहनीय बोझा ढो रहे हो, काम करवा रहे हो, उनको भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में या जब उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो कम क्षेत्र में बहुत सारी गायें, भैंसें ठूस-ठूस करके आप उसको भर रहे हो। क्या उनको प्रॉपर रूप से चारा नहीं खिला रहे हो, प्रॉपर रूप से पानी नहीं पिला रहे हो, उनको आराम करने की जगह नहीं है। इस प्रकार की कई चीज़ें हैं। उन कंडीशंस में ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लगता है। अब कहाँ नहीं लगता, जैसे मान लीजिए कोई डीहॉर्निंग कर रहा है, दर्द हो रहा है पशु के, लेकिन ज़रूरी हो गया है, वो दर्द भी ज़रूरी है डीहॉर्निंग में। या फिर कोई पस पूँछ में बीमारी हो गई, टेल एम्पुटेशन कर रहा है, कोई सर्जरी कर रहा है या फिर खुरों को सही कर रहा है। इस तरह की चीज़ों में ये निवारण अधिनियम जो है 1960 ये लागू नहीं होता। लेकिन देखिए, कॉस्मेटिक पर्पज़ से हम किसी जानवर को सजाएँ, जैसे मान लीजिए कॉस्मेटिक पर्पज़ से हम उसकी ज़बरदस्ती सर्जरी करें, जैसे पूँछ काटना है, डोबरमैन जो कुत्ता होता है उसमें ज़्यादातर की जाती है। किसी भी कुत्ते को सुंदर दिखने के लिए उसके कानों को कुतरना या उसकी पूँछ को काटना, ये भी गलत है। ये भी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अनुसार ये अपराध है। अन्य चीज़ों में देखिए, जैसे मुर्गी है, अब मुर्गी में डीबिकिंग की जाती है, मुर्गी के दर्द होता है। डबिंग की जाती है, यानी कॉम्ब को या कलंगी को काटा जाता है, उसको डबिंग बोलते हैं और चोंच को काटना शुरुआती अवस्था में इसको डीबिकिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को अभी इस निवारण अधिनियम से छोड़ा गया है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री हो गई। तो यहाँ पर कई प्रकार काफ़ी बड़ा अधिनियम है, इसमें कई चीज़ें शामिल है, कई नहीं है। जैसे हम कुत्तों की बात करें, कुत्तों का कैस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? कैस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्रूरता निवारण अधिनियम में ये शामिल नहीं है कि भई कोई दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कुत्ता पागल हो गया बहुत ज़्यादा, रैबिड हो गया, इस तरह के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको नगर परिषद डिस्ट्रॉय करवाती है, तो वो भी अलाउ है, वो भी छूट है। तो इस नियम के अनुसार बिना काम में किसी पशु को पीटना, मारना, उसे तड़पाना ये दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ जिन पशुओं से हम जैसे दूध प्राप्त कर रहे हैं, मिल्क एनिमल्स हैं, गायों के थनों में हवा भर दी जाती है मिल्क फीवर से बचने के लिए। कई बार पुराना तरीका है ये, जिसको फूंका बोलते हैं या धूमदे बोलते हैं। तो फूंका विधि भी क्रूरता के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन है, यानी ऑडियो एड कौन सा है इसमें से? तो देखिए, टीवी में चित्र भी दिखते हैं, आवाज भी आती है, तो टीवी ऑडियो विजुअल हो गया, ये ऑडियो विजुअल हो गया, ये ऑडियो विजुअल हो गया। पावर पॉइंट जैसे आपके सामने दिखा रहा हूं मैं पावर पॉइंट, और कठपुतली जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, तो ये भी ऑडियो विजुअल हो गया। यहाँ पर केवल ऑडियो की बात चल रही है, तो ऑडियो इसमें से हो गया रेडियो। रेडियो में सिर्फ और सिर्फ आवाज आती है, चित्र नहीं दिखाई देते। सिंपल सा क्वेश्चन है। वेटनरी फार्मासिस्ट के कार्यों में क्या शामिल नहीं है? देखिए, दैनिक उपचार वो करेगा ही करेगा, छोटा मोटा अ, अ, बिल्कुल कृत्रिम वीर्य सेचन भी करेगा, यानी एआई भी कर सकता है और सलाह भी दे सकता है किसानों को। क्या नहीं है? तो बड़ी सर्जरी नहीं कर सकता, पशु चिकित्सक ही कर सकता है बड़ी सर्जरी, जिसको अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम से जानते हैं। जैसे वेटनरी असिस्टेंट सर्जन है, या राजस्थान में वेटनरी ऑफिसर या वीओ कहते हैं। वो ही हरियाणा में वीएएस, इस तरह से नाम है। टीजर क्या है? व्हाट इज टीजर? तो टीजर एक सांड होता है, सांड बुल, जो कि मादा पशु में हीट का पता लगाने के लिए उसे रखा जाता है, हीट का पता करने के लिए।
और टीजर का क्या की जाती है, टीजर कैसे बनाया जाता है, टीजर कैसे बनाया जाता है, टीजर बनाया जाता है वासाक्टोमी से, वैसेक्टोमी, यानी वासा डेफरेंस जो होती है उसकी शुक्रवाहिनी उसे काट दिया जाता है, शुक्रवाहिनी को काटकर, शुक्रवाहिनी को काटकर। अब भले ये टीजर अच्छी नस्ल का नहीं हो, ये चल जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हीट डिटेक्शन करने का गुण हो। आपको पता होगा जब मादा पशु अच्छी हीट में होता है, यानी स्टैंडिंग हीट में होता है, तो नर पशु उस पर माउंटिंग करता है, यानी अग्रपादों को ऊंचा करके उस पर पीछे से माउंट होता है। तो वो माउंट कर रहा है, मान लीजिए टीजर बुल, तो समझ लीजिए मादा पशु अच्छी हीट में है। और यदि ये मेटिंग कर भी देता है तो कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कोई निषेचन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टीजर बुल को पहले ही वासेक्टोमीमाइज्ड कर दिया जाता है। या फिर एक और तरीका होता है, जो कॉडल एपिडिडाइमिस है, तो इसकी एपिडिडियोक्टोमी भी कर दी जाती है। तो एपिडिडाइमिस जो भाग होता है, जैसे ये टेस्टिस है, आपको पता है ये वृषण है, इस वृषण के ऊपर इस तरह से अधिवृषण लगा हुआ होता है। इस अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। जैसे ऊपरी ऊपर वाला जो भाग होता है इसे कैपट बोलते हैं, कैपट एपिडिडाइमिस। बीच वाला जो भाग होता है इसे कॉर्पस बोलते हैं, और नीचे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं कोडा एपिडिडाइमिस। तो ये कोडा एपिडिडाइमिस वाले भाग को या तो काट दो, या फिर यहाँ से जो निकलने वाली वासा डेफरेंस है इसको काट करके और बांध दो। तो ये वाली जो सर्जरी है ये कहलाती है वैसेक्टोमी। और वैसेक्टोमाइज्ड बुल को ही हम टीजर बुल कहते हैं। और इसमें शुक्राणु नहीं आ पाते, इसका जो सीमन भी निकलेगा तो इसमें स्पर्म नहीं होंगे। अब जब शुक्राणु नहीं होंगे तो इसमें निषेचन काहे से करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा नॉन कैस्ट्रेटेड फीमेल एट एस्ट्रस, नहीं ये भी गलत है। और ये कैस्ट्रेटेड मेल, ये सही है इसमें आंसर। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कैस्ट्रेटेड नहीं आकर के अगर वैसेक्टोमाइज्ड आता तो और भी बहुत अच्छा रहता आंसर। अभी एक काम चला हुआ आंसर हो गया ऑप्शंस के हिसाब से। अगला, घोड़ी में गर्भावती कितने दिनों की होती है, गेस्टेशन पीरियड पूछा है मेयर के अंदर। तो देखिए इनमें से, इन तीनों चारों में से कौन सा हो गया, ये हो गया 11 महीने 11 दिन, जो आप जानते हो। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PGF2 अल्फा क्या है, ये बहुत फेमस है वेटनरी में। PGF2 अल्फा ये एक प्रकार का प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये क्या करता है, ये फोलिकल को नहीं बढ़ाता है, ये गर्भावस्था को नहीं बनाए रखता है, तो एबॉर्शन करने वाला है, और दूध को भी नहीं बढ़ाने वाला है। ल्यूटोलाइटिक फैक्टर, ये सही है भाई, ये वाला आंसर हो गया, ल्यूटियोलाइसिस करता है, ल्यूटियोलाइसिस। और व्हाट इज ल्यूटियोलाइसिस, ल्यूटियोलाइसिस इज द प्रोसेस टू लाइसिस ऑफ कार्पस ल्यूटियम, यानी कार्पस ल्यूटियम जो ओवरी के ऊपर बनता है, जिसको हम पीत पिंड बोलते हैं हिंदी में। इस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रेगनेंसी के दौरान क्या निकाला जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन निकाला जाता है। पीले रंग का होता है कार्पस ल्यूटियम, जो पेल्पेट करने पर थोड़ा टाइट सा, कठोर सा महसूस होता है। और प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब आपको पता है प्रोजेस्ट्रॉन इज द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। तो प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन। और जब तक कार्पस ल्यूटियम तब तक प्रॉपर रूप से प्रोजेस्ट्रॉन आता रहेगा। और ये PGF2 अल्फा जो कि बाजार में मार्केट के अंदर किस नाम से आता है, क्लोप्रोस्टानोल, क्लोप्रोस्टेनोल, जो कि इसका संश्लेषित रूप है। जब इसका इंजेक्शन किसी प्रेग्नेंट एनिमल के लगा दिया जाता है तो ये क्या कर देगा, एबॉर्शन, क्योंकि इस कार्पस ल्यूटियम को ये तोड़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन की आएगी कमी, प्रोजेस्टेरोन की कमी आएगी तो क्या हो जाएगा, पशु एबॉर्ट। मींस इट कैन बी यूज्ड एज एबॉर्टिफेशिएंट, एबॉर्टिफेशिएंट यानी एबॉर्शन करने के काम में भी लिया जा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग किससे होता है, अंडोत्सर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूलेशन। भाई क्वेश्चंस को देख करके ऐसे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही सिंपल सी एग्जाम होती है, और वहां पर जैसे पहाड़ी क्षेत्र के सीधे साधे बच्चे हैं उसी के हिसाब से पढ़ाई की जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में खासकर काफी कंपटीशन है वेटनरी में। तो अंडोत्सर्ग किससे होता है, ओव्यूलेशन किससे होता है, आपको पता है परिपक्व ग्रेफियन फॉलिकल यानी मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होता है। तो यहाँ पर
उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल से। कार्पस ल्यूटियम आपको पता है ये नहीं है, ल्यूटियल सिस्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा जीएफ, ग्रेफियन फॉलिकल से क्या होता है ओव्यूलेशन। पशुओं या भैंसों में गर्भपात का कारक एजेंट है, यानी कौन सा एबॉर्शन करेगा, इनमें से कौन सा एबॉर्टिफेशिएंट है, कौन सा बैक्टीरिया एबॉर्शन कर सकता है। तो ये है ब्रुसेला अबॉर्टस, ये करता है बिल्कुल। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई नहीं, ये तो क्या करता है टिटेनस करता है। आपको पता है ये टिटेनस या जिसको हम लॉकजा डिजीज बोलते हैं वो बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, मिट्टी में पाया जाता है। इसके बाद साल्मोनेला पुलोरम, ये बैक्टीरिया जो है मुर्गियों में पुलोरम डिजीज पैदा करता है। पास्चुरेला मल्टोसिडा ये एचएस करता है ये मुर्गियों में। हाँ ये क्या करता है पुलोरम रोग, पुलोरम रोग ये एचएस करने वाला है। तो आंसर इसमें एबॉर्शन करने वाला आंसर ये हो गया ब्रुसेला अबॉर्टस। ब्रुसेला अबॉर्टस जो बैक्टीरिया होता है ये इरिथ्रिटोल जो सरगरा होती है उससे अच्छा वृद्धि करता है, और ये प्लेसेंटा को डिस्ट्रॉय करता है और प्लेसेंटा को लेदरी जैसी या चमड़ी जैसी प्लेसेंटा बना देता है, जिसे एबॉर्शन हो जाता है। जो गर्भ में पल रहा जो फीटस होता है वहां तक प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, क्योंकि प्लेसेंटा सेपरेट होने लगता है। दूसरी बात, ये जो बैक्टीरिया है वो CO2 की अधिकता में ज्यादा वृद्धि करता है, और चूंकि ये लास्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन करता है, और वेटनेरियंस के अंदर ये जूनोटिक डिजीज भी पैदा कर सकता है, जिसको हम ब्रुसेलोसिस बोलते हैं, अंडुलेंट फीवर भी बोलते हैं, माल्टा बुखार भी बोलते हैं, और इस प्रकार से लहरदार बुखार भी बोलते हैं। कभी उतरता है कभी चढ़ता है। जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो सबसे अच्छी इसमें एंटीबायोटिक काम करती है। डॉक्सीसाइक्लिन लंबे समय तक दी जाती है, और ये जो बैक्टीरिया होता है बहुत छोटा होता है, इंट्रासेल्युलर होता है, कोशिका के अंदर होता है, इसलिए ज्यादातर एंटीबायोटिक्स इस ब्रुसेला बैक्टीरिया के ऊपर पर प्रभावी नहीं होती। ब्रुसेला एला लग गया तो ये नेगेटिव बैक्टीरिया आपको पता है। और ब्रुसेला के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसकी जो वैक्सीन लगाई जाती है वो 4 महीने की बछड़ी में लगाई जाती है, और जीवन में एक ही बार लगाई जाती है। इसकी वैक्सीन को काफ फूड वैक्सीन कहते हैं। बहुत है, ये बहुत है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है पशु में गर्भधारण परीक्षण निदान किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो पीडी की जाती है पशुओं में यानी गर्भधारण यानी जो प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है इस तरह इस प्रकार से किया जाता है पर रेक्टल, जिसको बोलते हैं, या रेक्टल पेल्पेशन भी बोलते हैं। तो एब्डोमिनल पेल्पेशन नहीं है, थोरेसिक पेल्पेशन नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये रेक्टल पेल्पेशन उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु उत्पादन किसमें होता है। तो आपको आउटलाइन पता होगा, ये जैसे मान लीजिए टेस्टिस है, इस टेस्टिस में इस तरह से क्या होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं में, इनको रेता नलिकाएं भी कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इनके अंदर क्या होता है इस तरह से यहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं। सर्टोली सेल्स के बीच बीच में क्या पाई जाती है सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स इन शुक्राणुओं को स्पर्म्स को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। तो क्लियर सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ शुक्राणु बनेंगे, टेस्टिस में बनेंगे और कहाँ बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वीर्य सेचन सेचन का सही समय है, यानी ये जो कृत्रिम रूप से वीर्य प्रवेश कराया जाता है जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई कब की जाती है पशु में। बहुत इजी क्वेश्चन है, मध्य हीट में से लेकर के और लास्ट की हीट तक की जाती है, यानी हीट में आने के लगभग 12 घंटे बाद की जाती है, तो इसको बोलते हैं हम मिड हीट। तो ये मिड हीट टू लेट हीट यहाँ पर एआई करने का सबसे अच्छा टाइम है, इन दोनों टाइम के बीच में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कौन सा मिड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल आ रहे हैं भाई बिल्कुल। LN2 का तापमान, ये तो राजस्थान में भी पूछ लिया, -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ही इजी है। अगला है LN2 पात्र से सीमन स्ट्रा को हटाने और उसे शारीरिक तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया धोइंग कहलाती है। धोइंग, थोइंग, थोइंग, THAWING, थोइंग। तो ये उत्तर हो गया इसमें थोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन, थोइंग की जाती है
और ये लगभग आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 30 सेकंड के लिए उसे किस में डाल दिया जाता है, पानी में। जो थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर के बराबर पानी का टेम्परेचर करके और उसमें एक्स्ट्रा को निकाल करके और उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या है वो इसको द्रवीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि वो फ्रोजन सीमन होता है। ये जमा हुआ बहुत ही कम तापमान -196 डिग्री का टेम्परेचर होता है, जिसको अचानक नहीं लाना पड़ता, उसको पहले क्रायोगेन की नेक पर, गर्दन पर लाना पड़ता है। गर्दन पर जो टेम्परेचर होता है -80 होता है, और फिर उसे धीरे धीरे वातावरण में ला करके उसकी आइस को हटाया जाता है, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, फिर उसे किस में दे दिया जाता है, इस तरह से करके, और पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर ये होता है। यानी शुक्राणु को अचानक से झटका नहीं लगता, वो वहां पर जमा हुआ है और अचानक से टेम्परेचर अपन नहीं दे सकते, इसलिए ये प्रक्रिया थोड़ा सा टाइम दे करके की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमन वीर्य संप्रेषित रोग का एक उदाहरण है, यानी कौन सी बीमारी सीमन से होती है। सीमन से होने वाली बीमारी इसमें से कौन सी है, देखिए। तो विब्रियोसिस आपको पता है, विब्रियोसिस बिल्कुल ये एक बैक्टीरिया से होती है। और ट्राइकोमोनाइसिस भी एक प्रोटोजोआ से होती है। ब्रुसेलोसिस, तो ये सभी हो गई, उत्तर आ गया, ये भी और ये भी, तीनों सीमन से हो सकती हैं। और आपको पता है ये तीनों ही एबॉर्शन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो हैं, बैक्टीरिया हैं और प्रोटोजोआ भी है। ट्राइकोमोनास क्या है, ये ट्राइकोमोनास फीटस, ये भी क्या करता है, एबॉर्शन करता है। विब्रियोसिस भी क्या करता है, एबॉर्शन करता है। ये बैक्टीरिया और बीच में ये प्रोटोजोआ हो गया। अगला क्वेश्चन है, नर प्रजनन प्रणाली की संरचना, कार्य और विकारों का अध्ययन क्या कहलाता है। व्हाट द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स फंक्शन एंड डिजीजेस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे। सब पता है आपको, एंड्रोलॉजी कहते हैं, सिंपल सी बात है। गायनेकोलॉजी में फीमेल, मादा प्रजनन तंत्र का अध्ययन गायनेकोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन है तीसरा फिजियोलॉजी। तो आपको पता है शरीर के क्रिया का अध्ययन कारिकी कहलाता है, फिजियोलॉजी को कारिकी बोलते हैं। ये सीमेनोलॉजी नहीं है, एंड्रोलॉजी उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुजन्य रोग, पशुजन्य मीन्स जूनोटिक, तो जूनोटिक डिजीज कौन सी हो गई। तो ये टीबी, टीबी बिल्कुल। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है कई बार गायों से भी हो जाती है। जो गायें होती है कमजोर टीबी से ग्रसित होती है, उनका अनपास्चुराइज्ड मिल्क पीने से मनुष्य के अंदर भी टीबी हो जाती है। तो टीबी हो गया। ग्लैंडर, आपको पता है ग्लैंडर तो काफी खतरनाक रोग है। ग्लैंडर्स एंड फारसी एक्ट 1899 के अनुसार वे घोड़े जिनमें ग्लैंडर, वे खच्चर या वे गधे जिनमें ग्लैंडर ससेप्टिबल पाया जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मीन्स उन्हें यूथेनेशिया कर दिया जाता है। तो ग्लैंडर तो काफी खतरनाक रोग है घोड़ों का, जो कि मानव में भी हो जाता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, क्योंकि मेलियोमाइसिस मेलियाई नाम का एक बैक्टीरिया, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है बरखोडेरिया मेलियाई, उस बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, ये दोनों ही क्या है, जूनोटिक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकट रोग है। प्रकट रोग है इसमें से ग्लैंडर। तो प्रकट रोग मतलब जो कम्युनिकेबल होता है या फिर जूनोटिक होता है, ग्लैंडर्स। अगला है रोग के आपतन, यानी स्प्रेड, यानी शुरुआत, स्प्रेड यानी कैसे बीमारी फैल रही है, और लगभग कंट्रोल, इन सब का स्टडी क्या कहलाता है। तो इन सब का स्टडी कहलाता है एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। ये शायद ये होएगा इसमें। एपिडेमियोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, शुद्ध हिंदी है, तो यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशु शव के निस्तारण किस विधि द्वारा किया जाता है। विच मेथड इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्कस, मतलब उसको कैसे नष्ट करेंगे आप, उसके शरीर को निस्तारण कैसे करेंगे, डिस्पोज कैसे करेंगे। तो डिस्पोज करने की जो विधि है, इनमें सारी विधियां आप काम में ले सकते हो। यानी आप गड्ढे के अंदर दफना भी सकते हो, इसको बोलते हैं बरियल मेथड।
बरियल मेथड में जो पशु का शरीर है उसे काफी गहराई पर लगभग 1 से 1.5 मीटर, कितना 1 से लेकर के 1.5 मीटर गहरा दफनाया जाता है। साथ में नमक और कभी कभी फिटकरी, इस प्रकार की चीजें, डिसइंफेक्टेंट, और उसे जो गला दे उसकी बॉडी को, वो डाली जाती है साथ में। और गड्ढा इतना गहरा या 3-3.5 फीट का इसलिए होना चाहिए कि कोई जंगली जानवर उसको खोद करके उसकी डेड बॉडी को निकाल करके कोई इन्फेक्शन नहीं फैला दे, कोई संक्रमण नहीं फैला दे, इसलिए उसे काफी गहरा दफन किया जाता है। जैसे एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है, जूनोटिक होती है, बहुत घातक होती है, आपको पता होगा। एंथ्रेक्स के स्पोर 50-50 साल तक जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार पशु को गहराई पर दफनाने पर वो बीमारी के स्पोर्स को निकलने की संभावना थोड़ी कम रह जाती है। इसलिए ट्रेंच दफन, ट्रेंच दफन क्या होता है, इस तरह से लंबी सी खाड़ी करके, और उसमें जब बहुत ज्यादा मात्रा में पशु मरते हैं, जैसे अभी लम्फी बीमारी में काफी एनिमल्स डेड हुए थे, तो उसमें इस तरह से ट्रेंच बना करके एक साथ उन्हें मशीनों से दफन कर दिया जाता है। दहन विधि, अब ये दहन विधि कम काम में आती है भाई, दहन करने के लिए इतनी सारी लकड़ियां या इतना सारा, आपको ये पता है एनिमल की बॉडी काफी बड़ी होती है, उससे जलाने के लिए कितनी सारी ऊर्जा चाहिए और कितनी सारी प्रदूषण होगा, इससे बचने के लिए ज्यादातर उसे गाड़ दिया जाता है। बरियल मेथड ही काम में लिया जाता है ज्यादातर। तो लिया, सभी को लिया किया जा सकता है। तो ये चारों तीनों विधियां काम में ली जा सकती है, लेकिन जो इकोनॉमिक और वो देखा जाता है। आप यदि पशु की मृत्यु किस बीमारी के कारण होती है, तो पीएम यानी पोस्टमार्टम परीक्षण की अनुशंसा नहीं की जाती। इन विच डिजीज पोस्टमार्टम नॉट कंडक्टेड, यानी उसकी अनुशंसा नहीं की जा सकती, रिकमेंड नहीं कर सकते हम पीएम के लिए। तो कौन सी बीमारी है, तो इनमें से बीमारी है, आपको पता होगा, जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है, आपको पता है काफी खतरनाक होती है। इसको जहरी बुखार भी बोलते हैं, जहरबाद भी बोलते हैं, वूल चोटस डिजीज भी बोलते हैं, हाइड पोटस डिजीज बोलते हैं, रैग पिकस डिजीज बोलते हैं, फांसी भी बोलते हैं, कलपुली भी बोलते हैं। एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक जो बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव, उससे होती है। इसकी खोज रॉबर्ट कॉच नामक वैज्ञानिक ने करी थी, और इसको कॉच डिजीज भी बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया है को कॉच बैक्टीरिया भी बोलते हैं, रॉबर्ट कॉच वाला। भेड़ों में एंथ्रेक्स ज्यादा होती है, ऊन काटने वालों के या मांस वगैरह का काम करने वाले लोगों में ये बीमारी ज्यादा होती है। और इसके लिए मैकफेडन रिएक्शन और एस्कोली टेस्ट किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस बीमारी में नेचुरल ओपनिंग से ब्लड आता है, नेचुरल ओपनिंग से ब्लड आता है, अनक्लोटेड ब्लड आता है। और स्प्लीनोमेगेली होती है, किडनी फेल होने के कारण इसमें डेथ हो जाती है, पशु की दम भी घुटती है, क्योंकि बैक्टीरिया बॉडी का टेम्परेचर 106 107 बढ़ा सकता है इसमें बीमारी में। और एक्यूट बीमारी, पर एक्यूट समझो आप, तो तुरंत ही मृत्यु होती है एंथ्रेक्स बीमारी में। और मानव के अंदर भी ये बीमारी हुई है पहले काफी, अब तो इस पर काफी कंट्रोल आ गया। फिर भी क्या है, कई बार इसके बैक्टीरिया निकल आते हैं, कहीं एंडेमिक रूप में, कहीं न कहीं कोई बाड़े में, क्योंकि आपको पता है इसका बैक्टीरिया स्पोर बना लेता है, और 50 साल तक इसका बैक्टीरिया जमीन के अंदर पड़ा हुआ रहता है। तो कई 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 बार जानवर मर जाते हैं। एक तरह से ये वो बीमारी जिसकी सरकार को सूचना देनी पड़ती है, नोटिफिकेबल बीमारी भी है। तो ये हो गया आपके, इसमें पीएम भी नहीं किया जाता, पोस्टमार्टम भी नहीं किया जाता, क्योंकि बाह्य लक्षणों को देखकर ही बता दिया जाता है ये एंथ्रेक्स से मरी है। पीएम इसलिए नहीं किया जाता कि इसका बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होता है, जो कि पीएम करने वाले वेटनेरियन में ये बैक्टीरिया संक्रमण कर सकता है। और मानव में जब इसका संक्रमण हो जाता है, तो त्वचा के ऊपर मोटे मोटे गहरे नीले रंग के या ब्लैक ब्लैक से फफोले से बन जाते हैं, और डेथ भी हो जाती है। अगला है जॉन्स डिजीज। जॉन्स रोग जो किसको कहते हैं, तो आपको पता है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस को पर्ल डिजीज बोलते हैं, मोतियों का रोग बोलते हैं इसको। इसको व्हाइट प्लेग या ग्रेट व्हाइट प्लेग भी बोलते हैं इसे, टीबी को। तो टीबी तो नहीं है भाई। ग्लैंडर्स भी नहीं है, ग्लैंडर्स को फारसी भी बोलते हैं। अरे ग्लैंडर्स और फारसी तो बात एक ही है। तो उत्तर या आंसर हो जाएगा पैरा ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस नाम के जो बैक्टीरिया होता है,
एक प्रकार का एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, कौन सी? जोन्स डिजीज, जोनीज डिजीज बोलते हैं इसको हम। और इसके लिए रेक्टल पिंच बायोप्सी की जाती है इसके डायग्नोसिस के लिए, पैराट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो जोन्स डिजीज के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम, निम्न में से कौन सा एक विषाणु रोग का उदाहरण है? वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज? वायरल डिजीज कौन सी है इसमें से? देखिए ब्लैक वाटर, ये बीक्यू है, ये नहीं है, ये बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई। और ये एंथ्रेक्स है, ये बेसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। और साल्मोनेलोसिस किससे होती है? साल्मोनेला, साल्मोनेला पुलोरम मान लो। अगला, साल्मोनेला की कई सारी स्पीसीज है भाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। एफएमडी, एफएमडी आपको पता है ये पिकोरना, पिकोरना वायरस से होती है। तो विषाणु जनित बीमारी हो गई एफएमडी। अगर ऐसा पेपर राजस्थान में आ जाए तो राजस्थान के बच्चे पूरे ही सिलेक्ट हो जाए। ग्लेंडर किसका रोग है? ग्लेंडर आपको पता है घोड़े का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीआर किसका एक संक्रामक रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीपीआर इज द डिजीज ऑफ, इसकी बीमारी है भाई पीपीआर आपको पता है। पीपीआर की फुल फॉर्म आपको पता होगा, पेस्टिडेस्पेटाइट्स इन रूमिनेंट्स, स्मॉल रूमिनेंट्स की बीमारी है, भेड़ और बकरी में होती है, जिसमें मुंह पर और श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के लक्षण आते हैं, दस्त वगैरह भी हो जाते हैं। तो ये पीपीआर, ये पैरामिक्सो वायरस से होने वाली एक बीमारी है, जो कि शूडो रिंडर पेस्ट भी कहलाती है। रिंडर पेस्ट से मिलती जुलती है। रिंडर पेस्ट भारत से चला गया है, उन्मूलन हो गया है। लार्ज एनिमल्स या लार्ज लाइव स्टॉक, जिनको हम लार्ज रूमिनेट्स बोलते हैं, गायों के अंदर जो सबसे ज़्यादा होता था, वो आजकल रिंडर पेस्ट दिखाई नहीं देता। उसका छोटा सा बच्चा ये पीपीआर, छोटे छोटे मवेशी जिनको स्मॉल रूमिनेंट्स भेड़ बकरी बोलते हैं, उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है। उसकी जैसी बीमारी है, हम उस रिंडर पेस्ट नहीं कह सकते। मिल्क फीवर क्या है? मिल्क फीवर, मिल्क फीवर तो आपको पता है, मिल्क फीवर में कोई फीवर नहीं आता। तो ना तो इन्फेक्शियस है, ना विषाणु से होती है, ना जीवाणु से होती है। उत्तर आ जाएगा मेटाबॉलिक डिजीज। मिल्क फीवर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज। आपको पता होगा ये कैल्शियम से, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। और होती कब है? ये दुधारू पशुओं में होती है। और कब होती है? जब वो ब्याते हैं, यानी पोस्ट पार्चुरेंट पैरासिस भी बोलते हैं इसको, काविंग पैरालाइसिस भी बोलते हैं तो। काविंग पैरालाइसिस इसलिए बोलते हैं कि ब्याने के बाद पशु कुछ समय बाद उसका ज़्यादा मात्रा में खीस या कोलोस्ट्रम निकाल लेने से, कैल्शियम की कमी आने से वो पशु क्या है, गिर जाता है, बैठ जाता है और उठ नहीं पाता। एक पैरालिसिस या लकवे जैसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से उसकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन नहीं हो पाता। पशु का शरीर ठंडा पड़ जाता है। पशु ऐसा आकृति में मोड़ करके अपने सिर को और लेफ्ट फ्लैंक पर इस तरह से रख लेता है, धीरे धीरे ठंडा पड़ता जाता है और उसकी मौत बहुत नजदीक आने लगती है। लेकिन तभी एक वेटनेरियन या झोला छाप पहुंच जाता है और उसके सीबीजी चढ़ा देता है और पशु खड़ा होकर के और भाग जाता है। तो ये कौन सी बीमारी है? मिल्क फीवर बीमारी है। अगली अगली बीमारी, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम संक्रामक पोल्ट्री रोग, हाईली इन्फेक्शियस पोल्ट्री डिजीज कौन सी है जो बहुत ज्यादा संक्रमण करती है? देखिए इसमें न्यूकैसल रोग, इसको हम रानीखेत बोलते हैं। रानीखेत, रानीखेत भी काफी संक्रामक है। कोक्सीडियोसिस, ये आपको पता है कोक्सीडियोसिस, जो कि कोक्सीडिया आइमेरिया टेनेला नाम का एक जो प्रोटोजोआ होता है, उससे होती है। कर्डेटो पैरालिसिस, ये कोई संक्रामक है ही नहीं, आपको पता है, ये राइबोफ्लेविन की कमी से या विटामिन बी टू की कमी से। पेपिलोमेटोसिस, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो कोक्सीडियोसिस भी काफी संक्रामक है, न्यूकैसल भी काफी संक्रामक है। तो इस दोनों में से, क्योंकि न्यूकैसल वायरल डिजीज है, तो ये ज्यादा संक्रामक है। कोक्सीडियोसिस जो है, हालांकि इन्फेक्शियस बहुत अच्छी है, इसमें भी जो है पूरा जो उसका झुंड होता है या ग्रुप होता है, उसमें ये बीमारी
फैल जाती है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं प्रोटोजोआ से हल्का होता है वायरस, और वायरल डिजीज इज मोर इन्फेक्शियस देन प्रोटोजोअल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुटॉक्स। बुटॉक्स किसके काम आती है? बुटॉक्स जिसमें आपको पता है डेल्टामेथ्रिन आता है, तो डेल्टामेथ्रिन इनमें से क्या मारेगा? एक्टोपैरासाइट्स को मारेगा। यानी एक्टोपैरासाइटिसाइडल होता है, बाह्य परजीवियों को मारने के लिए ये लगाई जाती है शरीर के ऊपर बुटॉक्स एक्सटर्नली। तो ये तो ब्रांड नेम से पूछ लिया भाई। आपको पता होगा साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, एलिथ्रिन, इस तरह के जो पायरीथ्रोइड्स, इनको बोलते हैं पायरीथ्रोइड्स। पायरीथ्रोइड्स जो कीटनाशी होते हैं, इनका उपयोग हमारे बाह्य पशुओं में बाह्य परजीवियों को मारने के लिए, यानी एक्टोपैरासाइटिसाइड्स के रूप में हम इनको उपयोग में लेते हैं या लगाए जाते हैं। इसके अलावा एक आइवरमेक्टिन होता है, जिसका तो आपको बहुत अच्छा पता होगा। ये दोनों बाह्य और आंतरिक परजीवियों को मारने वाली एक औषधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परजीवी बाह्य परजीवी का प्रतिनिधित्व करता है? तो इनमें से कौन सा एक्सटर्नल पैरासाइट्स है भाई? टिक्स, आपको पता है इनको बोलते हैं चींचड़ी, शरीर के ऊपर रहते हैं तो बाह्य परजीवी हो गया। लाइस, लाइस क्या होती है? जूं, तो जूं के संक्रमण को पेडिकुलोसिस बोलते हैं, और जूं भी बाह्य परजीवी है। बुफिलस, ये भी एक टिक का प्रकार है, ये भी एक टिक हो गई। यह सभी, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव। क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट कौन सा इनमें से? तो टिक्स, लाइस एंड बुफिलस, ऑल ऑफ अबोव आर एक्टोपैरासाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैसियोला हिपेटिका पोषक के शरीर में किस अंग पर आक्रमण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय फैसियोला हिपेटिका? तो आपको पता है हिपेटिका वर्ड आ गया, यानी हिपेटिक, और हिपेटिक का मतलब होता है लीवर। हिपेटिक, हिपेटोलॉजी किसका अध्ययन है? यकृत का अध्ययन है। तो फैसियोला हिपेटिका पाइप पाइप स्टेम लीवर कर देता है, अभी बताया था जस्ट। यानी कि इतने अच्छे सुंदर सुंदर क्वेश्चन हैं। पैरा एम्फिस्टोम क्या है? आपको पता है ये रूमन है। तो रूमन के अंदर इस तरह से फ्लूक वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे से फ्लूक वॉर्म्स होते हैं, चपटे कर्मी होते हैं इस तरह से। इनको बोलते हैं पार एम्फिस्टोम या पैरा एम्फिस्टोम। एक तो होता है एम्फिस्टोम, और इसी का भाई बंधु होता है पैरा या पार एम्फिस्टोम। और ये किस में पाए जाते हैं? ये चपटे कृमि है। चपटे कृमि को हम फ्लूक वॉर्म्स भी बोलते हैं, फ्लूक वॉर्म्स भी बोलते हैं। और ये फ्लूक वॉर्म्स किस में पाए जाते हैं? रूमन में पाए जाते हैं। रूमन, तो इसमें आंसर देखिए कितना सुंदर है कि लंगवर्म तो डिक्टाइलोकोलस विविपेरस होता है। आई वर्म होता है लोआ लोआ। आई वर्म भी कई तरह के होते हैं वैसे, लेकिन लोआ लोआ या फिर एक थैलेजिया होता है, उसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुअर किसका एक मध्यस्थ पोषक है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, I in other words I can say pig is intermediate host of। तो इनमें से किसका इंटरमीडिएट होस्ट है? तो फेशियोला का नहीं है, आइमेरिया का नहीं है, इकाइनोकोकस का नहीं है। इकाइनोकोकस तो आपको पता होगा, इसको डॉग टेपरम बोलते हैं, ये कुत्ता फीताकृमि कहलाता है। और इस तरह से दो तीन खंडों से मिल करके इसका शरीर बना होता है, ये इकाइनोकोकस होता है डॉग टेपरम। आइमेरिया आपको पता है, ये आइमेरिया टेनेला वही है जो मुर्गी के अंदर सीकल कोक्सीडियोसिस पैदा करता है। फैशियोला आपको पता है ये लिवर रॉट पैदा करता है, या हम फैशियोलोसिस बोलते हैं भेड़ के अंदर। टीनिया स्पीसीज, बिल्कुल ये टीनिया जो होता है, टीनिया की भी स्पीसीज कौन सी? टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम नाम का एक फीताकृमि, क्या? टीनिया सोलियम नाम का एक फीताकृमि, जिसको हम टेप वर्म कहते हैं। इस टेप वर्म के
जो अंडे होते हैं, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होते हैं, वो मानव द्वारा त्याग दिए जाते हैं मल के साथ। और मल के साथ त्यागे जाने पर जो सुअर है मानव मल को खाता है, तो उसके अंडे सुअर के आंत में चले जाते हैं, और सुअर के आंत से वो अंडे सुअर की मसल्स में चले जाते हैं, मांसपेशियों में चले जाते हैं। और जब भी कोई ऐसे सुअर को काट करके बिना पकाए खाता है, मीन्स जिस मांस को बोलते हैं मीजली पॉर्क, पॉर्क तो सुअर के मांस को बोलते हैं, और मीजली पॉर्क होता है सुअर का अधपका मांस। तो इस तरह के सुअर के अधपके मांस को खाने पर वो जो लार्वा है, वो मसल्स के द्वारा किस में पहुंच जाते हैं, मनुष्य के अंदर पहुंच जाते हैं, और मनुष्य के आंतों में ये निवास करते हैं, और वहां पर ये बड़े बड़े हो जाते हैं, और प्रतिदिन एक एक पका हुआ खंड टूट टूट करके मल के साथ बाहर जाता है, जिसमें बहुत सारे अंडे होते हैं। वो सुअर में जाते हैं, सुअर से मानव में आते हैं, फिर मानव से सुअर में जाते हैं। इस तरह से ये चलता रहता है। तो परजीवी कौन हुआ, टीनिया सोलियम। उसका जो इंटरमीडिएट होस्ट कौन हुआ, सुअर, सुअर के अंदर, और सुअर से ये मानव में इस तरह से चलता रहता है। ऐसे ही एक टीनिया सेजिनाटा नाम का एक फीताकृमि होता है, जो बीफ खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, उनमें टीनिया सेजिनाटा से संक्रमण होता है, और टीनिया सोलियम से सुअर का मांस खाने वाले यानी पोर्क खाने वालों में। अगला क्वेश्चन है, सर्जरी के पैक में क्या शामिल होता है? सूचर शामिल होता है, बिल्कुल। निडल्स, सूचरिंग निडल्स होती हैं, सर्जरी का आइटम होता है, और ये सभी उत्तर हो गया। यानी राजस्थान में इस पेपर को कमजोर से कमजोर बच्चा सॉल्व कर सकता है। केस रिकॉर्ड में निम्न में से कौन सा अनिवार्य नहीं है? एनिमल ओनर का नेम एंड उसका एड्रेस होता है, बिल्कुल। ये तो सही है, ये तो होता है। पशु का नाम, अरे पशु का नाम थोड़ी होता है, कितना सिंपल है। पशु का नाम नहीं होता, यानी उत्तर तो ये हो गया, लेकिन ये पशु का नाम नहीं होता। मतलब ये है कि इस रिकॉर्ड का मतलब हो गया, अपने यहाँ राजस्थान में राजस्थान सरकार की तरफ से जो पर्चियां होती है, जिनको हम प्रेस्क्रिप्शन पे बोलते हैं, उपचार पर्ची बोलते हैं, इस तरह से होती। आपको पता होगा ऊपर ही ऊपर सुप्रास्क्रिप्शन होता है, फिर सुपर स्क्रिप्शन होता है, फिर इनस्क्रिप्शन होता है, फिर सब स्क्रिप्शन होता है, फिर सिग्नेचर, सिग्ना, और फिर सिग्नेचर, इस तरह से होता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से नाम लिखते हैं। पशुपालक का नाम हो गया, लेकिन कहीं भी पशु का नाम नहीं आता, पशु का नाम कहीं नहीं आता। पशुपालक का सारा डाटा लिखते हैं, पशुपालक का नाम, उसके बाद पशु की किस्म, कौन सी ब्रीड है, कितनी उम्र का है, क्या उसका पहचान चिन्ह है, क्या उसका टैग नंबर है, और संख्या कितनी है, इस तरह से हम सारी चीजें लिखते हैं। मेल है या फीमेल है, उसके बाद उसका डायग्नोसिस क्या किया आपने, उसके बाद उसको क्या इलाज किया, उसके बाद इंडिकेशंस की उनको देना कैसा, ये सब कुछ लिखते हैं, लेकिन पशु का नाम कभी भी नहीं लिखते। हाँ, कभी कभी अस्पताल में बैठे हुए जब एक चिकित्सक या पशु चिकित्सक पूछता है एनिमल ओनर से कि नाम क्या है, तो कई बार वो डॉग वाला जो होता है अपने डॉग का नाम बोल देता है, टॉमी है साहब, या फिर टाइगर है साहब। अरे कुत्ते का नाम नहीं, तेरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सीवन सामग्री नहीं है? तो सीवन सामग्री मतलब फ्यूचर मटेरियल कौन सा नहीं है भाई इसमें से? तो डॉग गट नहीं देखा, और सब सिल्क से भी होता है, बिल्कुल। ये कैटगट, ये हो गया सूती धागा, मतलब कॉटन थ्रेड। तो डॉग गट नहीं होता, ये कैटगट होता है। तो फ्यूचर मटेरियल क्या नहीं है? डॉग गट नहीं है, तो उत्तर ये हो जाएगा, कैटगट होता है। कैटगट किससे प्राप्त होता है? कैटगट प्राप्त होता है, इसमें कैट है, लेकिन ये भेड़ की आंत की सब म्यूकोजा से, भेड़ की इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुई और पट्टियां किसमें आती है? कंजम, रुई पट्टियां मतलब कॉटन एंड बैंडेज, कॉटन एंड बैंडेज।
कॉटन और बैंडेज को किस में शामिल किया जाता है अस्पताल में? कंज्यूमेबल कंज्यूमेबल में शामिल करते हो या नॉन कंज्यूमेबल में शामिल करते हो या परमानेंट स्टॉक में रखते हो या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए रुई पट्टी तो खत्म भी होती है, हम रुई को काम में लेंगे तो उसका कंजप्शन हो जाएगा, तो कंज्यूमेबल में आएगा ये उपभोज्य वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनको हम खत्म नहीं कर सकते, जैसे कुर्सी है, टेबल है, या फिर जो क्रायोकेन होती है, जार होता है एआई का, वो इसको हम कितना ही यूज ले ले वो खत्म नहीं होगा, भले खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसी चीजों को हम परमानेंट या स्थायी चीजें कहते हैं, जो कि स्थायी भंडार में रखी जाती है, लिखी जाती हैं। जैसे पेन पेंसिल, हालांकि देता कोई नहीं है पेन पेंसिल, लेकिन जो सामान्य उपयोग की चीजें जो कि खत्म हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल। शल्य प्रक्रिया के लिए पशुओं को तैयार करने में क्या शामिल है? हाँ बिल्कुल, सर्जरी से पहले क्या क्या किया जाता है? देखिए, बिफोर सर्जरी पशु को भूखा भी रखना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। और रीस्ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, कास्टिंग भी करनी पड़ती है, बिल्कुल ये भी करना पड़ता है। स्थान को भी तैयार करना पड़ता है और सारा काम करना पड़ता है। ऑल ऑफ अबो, ऑल ऑफ अबो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सबसे पहले दर्ज करना चाहिए? क्या दर्ज करना चाहिए भाई? किसी जानवर का आप इलाज करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या लोगे? उसका तापमान लेंगे, हम टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर इसलिए लेंगे और थोड़ा सा रेस्ट भी देते हैं पशु को। तो ये हो गया आपके 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस सॉल्व करवा देंगे। थैंक यू।